नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अपने घरों पर सुरक्षित हैं और अपना ध्यान रख पा रहे हैं। मैं आप लोगों का होस्ट संदीप कुमार शर्मा हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसका शीर्षक है क्रिया के साथ लुका छिपी भाग 2। जिन दर्शकों ने भाग 1 नहीं देखा है वे अवश्य जाएं और भाग 1 देखें, जिसमें मैंने कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को बड़ी स्पष्टता के साथ समझाया था। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया कहते किसे हैं। किसी भी काम के करने या होने को ही क्रिया कह दिया जाता है दोस्तों। क्रिया करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के करीब 6 भेद मुख्य रूप से बताए गए हैं, लेकिन इसको लेकर के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ लोग इसको 7 या 8 भेदों में भी विभाजित करते हैं, लेकिन आज हम मुख्य रूप से सिर्फ 6 भेदों के बारे में ही चर्चा करेंगे और एक ऐसा भेद जो परीक्षाओं में सर्वाधिक रूप से पूछा जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद बताए गए हैं दोस्तों। सबसे पहला भेद आ जाता है सामान्य या सरल क्रिया। सामान्य या सरल क्रिया में मुख्य रूप से 2 ही शब्द होते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो मैं कहूंगा रमेश गया, पिताजी आए। तो इस रूप में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो सामान्य या सरल क्रिया होती है उसमें क्रिया का मूल रूप ही प्रयोग कर लिया जाता है। सामान्य या सरल क्रिया में 2 ही शब्द होते हैं जिससे क्रिया स्पष्ट हो जाती है। जैसे पिताजी आए, मेहमान गए, बच्चा गया। तो आए, गए, गया, देखा, खाया, पिया, सोया, इस प्रकार की जो क्रियाएं आ जाती हैं कहीं ना कहीं वो सामान्य या सरल क्रिया को ही दर्शाने का कार्य करती हैं। मैंने भी यहाँ पर 2 उदाहरण लिखे, रमेश गया, पिताजी आए। तो आप देखेंगे कि 2 ही शब्द हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे इन दोनों ही उदाहरणों में एक अस्पष्टता है कि रमेश कहाँ गया, कब गया, किस लिए गया, स्पष्ट नहीं है। ठीक इसी प्रकार से पिताजी आए, कब आए, कहाँ से आए, कितने बजे आए, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसी अर्थ को स्पष्टता प्रदान करने के लिए हम संयुक्त क्रिया का प्रयोग भी कर लेते हैं। संयुक्त क्रिया कहीं ना कहीं सरल क्रिया को ही अर्थ प्रदान करने का कार्य करती है, उसके अर्थ में ही वृद्धि कर देती है। तो संयुक्त क्रिया में जितने भी हमारे सरल वाक्य होते हैं उन्हीं को हम संयुक्त क्रिया के नाम से भी जानते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, राम गया होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो होगा शब्द है कहीं ना कहीं किसको दर्शा रहा है, संयुक्त क्रिया को ही दर्शाने का कार्य कर रहा है। कुछ और उदाहरण हम यहां पर भी लेकर के देखेंगे। जैसे बच्चे खेल। तो अभी तक ये क्या है, ये है अभी तक सामान्य या सरल क्रिया। लेकिन जैसे ही मैं इसमें जोड़ देता हूं रहे हैं, तो ये जुड़ गए इसमें सहायक क्रिया। हमने देखा संयुक्त और सहायक क्रिया मिलकर के क्या करते हैं, वाक्य को पूर्णता प्रदान करने का कार्य करते हैं। आशा है आपको सरल क्रिया और सहायक क्रिया समझ में आ गई है। संयुक्त क्रिया क्या करती है, संयुक्त क्रिया सामान्य क्रिया के साथ जुड़ करके उसके अर्थ को और अधिक स्पष्टता प्रदान करने का कार्य करती है। अब हम आगे चलते हैं तो नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में हमें 3 चीजों का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है, और वो क्या है, वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। जब हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे प्रत्यय लगा करके जिस क्रिया का निर्माण करते हैं उसी को ही नाम धातु क्रिया कहा जाता है। इसमें हम अव्यय शब्दों को भी जोड़ लेते हैं। अव्यय भी ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके पीछे प्रत्यय लगा करके क्या किया जाता है, नई क्रिया का निर्माण कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं नाम धातु क्रिया के लिए कुछ एग्जांपल लूं तो मैं कहूंगा हाथ। हाथ एक संज्ञा शब्द है, हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना। इसी प्रकार से बात, बात से क्या बन जाएगा, बतियाना। लात, लात से क्या बन जाएगा, लतियाना। ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं चमक। तो चमक एक विशेषण शब्द है, चमक से क्या बनेगा क्रिया हमारी, चमकाना आदि। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे
कि जब हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़ करके क्या करते हैं, क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं, तो वो नाम धातु क्रिया होती है। परीक्षाओं में असंख्य बार नाम धातु क्रियाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। अवश्य ही आपके समझ में आई होगी। आप कह रहे होंगे सर आपने संज्ञा के बारे में बताया, विशेषण के बारे में बताया, लेकिन सर्वनाम के बारे में नहीं। तो सर्वनाम के लिए हम कह सकते हैं अपना। तो अपना से क्या होता है, अपना से जो क्रिया बनेगी वो बनेगी अपनाना। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं अव्यय के लिए कहूं तो अव्यय के लिए क्या हो सकती है, जैसे इसी प्रकार यदि मैं अव्यय के लिए कोई शब्द कहूं तो अब वो क्या हो सकता है, जैसे हिन हिन, हिन हिन। तो इससे जो क्रिया बनेगी वो बनेगी हिन हिनाना, हिन हिनाना। तो इस प्रकार नाम धातु क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ अव्यय शब्दों को भी जोड़ लिया जाता है। इनके पीछे प्रत्यय लगा करके क्रिया शब्द का निर्माण कर लिया जाता है। आइए आगे चलते हैं। आगे आ जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक में प्रेरणा मूल शब्द है, किसी को प्रेरित करना। इसके भी दो भेद बताए गए हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, पिताजी बच्चों के साथ साइकिल धोते हैं। दो वाक्य हम देख रहे हैं, पढ़ाता और धोते। इसमें कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, इसी को हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक में प्रेरित करता है वे किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं कहूं तो मैं क्या कहूंगा, द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए मैं कहूंगा माता जी ने नौकर से गेट क्या किया, खुलवाया। ठीक इसी प्रकार से कुछ और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मैं कहूं दादाजी ने नौकरानी से कपड़े धुलवाए, माताजी ने नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाया। इसमें वाया शब्द कई बार प्रयोग कर लिया जाता है, धुलवाया, पिलवाया, खिलवाया, नहलवाया। तो इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं वो द्वितीय प्रेरणार्थक को स्पष्ट करने का कार्य करते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता कार्य में सम्मिलित होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। आगे बढ़ते हैं, तो आइए आगे चलते हैं। आगे है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें दो क्रियाएं एक साथ आती हैं। पहली क्रिया समाप्त होती है और एक और क्रिया आरंभ हो जाती है, दो क्रियाएं आ जाती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो क्या होगा, जैसे बच्चा पढ़कर सो गया। तो आप साफ तौर पर दे सकते हैं, पढ़ने की क्रिया हुई और फिर सोने की, एक क्रिया समाप्त हुई है और दूसरी क्रिया क्या हो गई है, आरंभ हो गई है। तो इस तौर पर हम समझ सकते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया समाप्त होती है और दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है। जैसे बच्चा नहाकर विद्यालय चला गया, पिताजी खेलकर सो गए। इसी प्रकार से माताजी सब्जी काटकर बाजार चली गई। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो एग्जाम्पल हमें समझ में आता है कि पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया समाप्त होती है, दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से आगे आ जाती है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया जो हमारे धातु रूप होते हैं उसमें ना शब्द जोड़ करके जो नई क्रिया बनती है उसको हम कृदंत क्रिया कह देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने धातु रूप लिए, क्या लिए मैंने धातु रूप, मैंने लिखा पढ़, खेल, नाच आदि। तो ये तीन शब्द मैंने लिए। पढ़ में यदि मैं ना जोड़ूं तो क्या बन जाएगा, पढ़ना, खेल में खेलना, नाच में नाचना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो कृदंत क्रियाएं होती हैं वो धातु रूप में ना शब्द जोड़ करके एक नई जो क्रिया बन जाती है उसी को हम कृदंत क्रिया कहते हैं। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें ये क्रियाएं विशेष रूप से पूछी जाती हैं। एक और क्रिया है जिसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो कि है रंजक क्रिया। तो रंजक क्रिया जो होती है, ये देखिए रंजक क्रिया क्या करती है, पहले क्रिया के अर्थ को बढ़ाने का कार्य करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एग्जांपल लूं, जैसे हम कहें, एग्जांपल मैंने लिया, हमारे जमाने में लोग हुआ
करते थे। तो आप देखेंगे हुआ करते थे, कहीं ना कहीं इसी में रंजक क्रिया छिपी हुई है, हुआ और करते थे। तो ये करते वाला जो है हुआ के अर्थ को दुगना करने का कार्य कर रहा है, उसके अर्थ को प्रभावशीलता प्रदान करने का कार्य कर रहा है दोस्त। इसी प्रकार यदि मैं कुछ और उदाहरण आप लोगों को समझाऊं तो मैं कहूंगा समीर मेरे घर आ जाया करता था, या बच्चा खेलकर सो जाया करता था, सो जाया करता था। तो एक से अधिक क्रियाएं इसमें प्रयोग कर ली जाती हैं, इसी को ही रंजक क्रिया कहा जाता है। अनेकों बार ये कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक, रंजक या प्रेरणार्थक, नाम धातु क्रियाएं अनेक बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। आप अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अतुल्य हिंदी चैनल को। अपना प्यार बनाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।